शम्स शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सपालार इनके साथ था। वो जंगल में भटककर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी इनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सपालार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोंपड़ी नजर आ रही है। वहां चलते हैं, यकीनन वहां से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सपालार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सपालार ने जैसे ही उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हम शक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सपालार ने इसे कहा, देखे, हमें शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं। यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत ने ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सपालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सपालार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी नहीं, अमीर शख्स दिखाई देता है। वो इस मुल्क के बादशाह सलामत है। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ वो, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सपालार ने कुछ सोचे हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। इसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें मेरे साथ मिल जाओ और हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे और इनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुन सपालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तलु हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सपालार ने आंखों में इस शख्स को इशारा किया और इस पर असबात में सर हिलाया। फिर इसने सपालार और बादशाह को कहवा पेश किया। देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूं ना? सपालार ने नजर मार कर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी भाई तरफ देखा और बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सपालार ने कहा, तुम बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तुम्हें मालूम ही है। ये कह के दोनों घोड़ों पर सवार हुए, महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सपालार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तुम वजीर खास को इसके मुंसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निजाम को सही तौर पर नहीं संभाला है और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए मेरा नाम तजवीज करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक ना करे। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाएगा। ये कहकर सपालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं और वो ये, हम एक गद्दार को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर खुसर करने लगे जबकि सपालार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलम पनाह? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नजर दरबार पर डाली और अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सपालार की तरफ उठा। वो चीखे, वो गद्दार सपालार जावर है। ये सुनकर दरबार में एक सख्ता तारी हो गया। सपालार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलम पनाह?
یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا، سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا، تم سے یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا، تم بادشاہ نہیں بلکہ میں اس کی ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم ابھی معمول ہو جاؤ گے، یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا، سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپالار کی نظر جیسے اس پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا، اور کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے یہ سب کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اصل بادشاہ میں ہی ہوں، وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی، وہ بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں ایک قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، تم کیا بتانا پسند کرو گے؟ تم سپالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، پھر تمہیں اور ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بن کر کوئی دولت نہیں، میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا ہے۔ ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپالار کو، اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا، اس کے رہنے کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا جائے، اور اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا گیا۔